नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एनआईए की रेड के बाद केंद्र सरकार का पीएफआई पर एक्शन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन। टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई। रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी ने सुर सम्राज्ञी को दी श्रद्धांजलि। लता के भजनों की दी गई प्रस्तुति। वहीं प्रदर्शनी का भी हुआ आयोजन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन। अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को कोई हरा सकती है तो वो सिर्फ सपा है। तो वहीं नरेश उत्तम को चुना गया सपा का प्रदेश अध्यक्ष। लखीमपुर में रफ्तार का कहर। यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत। सड़क हादसे में 8 की मौत, 25 से अधिक घायल। मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख। अफसरों को राहत के निर्देश। बिजनौर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। शराब पीने पर हुआ था पति पत्नी में विवाद। चांदपुर के खानपुर खादर का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। वहीं पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। वहीं जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इन संगठनों का हिंसक गतिविधियों में नाम आता रहा है। पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर भारतीय आवाम पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वाराणसी में भारतीय आवाम पार्टी ने पीएफआई का पुतला फूंककर देश की खिलाफत करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएफआई के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएफआई का पुतला फूंका। नजमा परवीन ने कहा कि भारत विरोधी ताकतें देश को तोड़ना चाहती है और जब भी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये संविधान की दुहाई देते हैं। पीएफआई समर्थकों को गिरफ्तार करो। आज हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंक रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रही है हमारी पार्टी की पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों पे 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन उस पर बैन लगाया जाए और वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं पीएफआई जैसे संगठनों से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके जो 23 और जिलों में जो शाखाएं फैली हुई हैं उन सभी जगह पे छापे मारे जाएं और जल्द से जल्द उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आज हम लोग पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है और अपने आतंकी जाल को बिछाया हुआ है और देश का नुकसान कर रहा है, देश के भाईचारे, एकता, अखंडता, यहाँ की प्रभुता को खत्म करना चाहता है और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है जैसे सिमी को खत्म किया गया तो वो पीएफआई में शामिल हो गए और अभी भी पीएफआई के कई ऐसे अनुसांगिक संगठन है जो चल रहे हैं उनको भी खत्म किया जाना चाहिए। देखिए पीएफआई
जो जब से पैदा हुआ तब से देश के खिलाफ इसमें तोड़ फोड़ करने लगा हुआ है। हम लोग उसी का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि ये जब से हुआ है, जब से चाहे हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है हिंसा हुई हो, जहांगीर बाजार में, और उसके बाद शाहीन बाग में जो है 100 दिन का आंदोलन, ये बिना मतलब केवल सीए एनआरसी के विरोध में देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया घाट बंधा चौराहा पर अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकार्पण से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लता के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर और बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया गया। लता के गाए भजनों की प्रस्तुति महाराष्ट्र की गायिका सावनी रविंद्र ने दी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि लता के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। लता जी के दिन आज के दिन ही उनकी शुरुआत हुई थी। वहीं राम जी की पूजा होती है और यह चौक बनाना विश्व रिकॉर्ड जैसा है। वहीं उन्होंने अयोध्या इतनी विकसित हो रही है जिसमें टूरिज्म और आध्यात्मिक विकास होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि 5 सालों में यूपी पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाई तय करेगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से खुश थी। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के पारिवारिक सदस्य से आदिनाथ मंगेशकर जी, श्रीमती कृष्णा मंगेशकर जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन और संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण और अयोध्या के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, अयोध्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई कृति आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर सम्राज्ञी भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को
भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला वही लाभ उनके सूरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। साथियों, मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन बुधवार को लखनऊ के रमाबाई मैदान में हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 में समाजवादियों ने बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ भाजपा को लोकसभा सीटें हराई थी। हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमारी सीटें बढ़ी। फिर हमने 2022 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा वाले लोग थे उनके साथ गठबंधन तैयार किया गया था। मुझे खुशी है कि अभी तक का सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव में हमें मिला था। सपा की सीट भी दोगुनी हो गई थी। जीते भले ही नहीं, लेकिन कह सकता हूं कि 2019 और 2022 के प्रयोग से हम समाजवादी जान गए हैं कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सपा पार्टी है। इस दौरान नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। सीतापुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मंथन किया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सिंधौली विधानसभा के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी विभागों में संचालित योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री कौशल किशोर ने अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, साथ ही शोषित वंचित वर्ग के प्रति सेवा भाव रखने के निर्देश दिए। विधानसभा की समीक्षा बैठक जी, इस समीक्षा बैठक में प्रत्येक जो रेवेन्यू गांव हैं वहाँ पर कितने खेल मैदान हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। और बस ठीक है यार, आवाज़ आ रही है बस। इसके अलावा जो है जो विकास कार्य हैं, बिजली की समस्या है उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। जहाँ पर गौशाला नया पंचायत स्तर पर कितनी बनी है, कितना में वर्किंग चल रहा, इसकी समीक्षा बैठक की गई। हॉस्पिटल्स की समीक्षा की बैठक की गई। एक नज़ीर के रूप में सिधौली विधानसभा क्षेत्र और उसके जितने ब्लॉक, उन सब लोगों से बातचीत करके और इनको एक बेहतर तरीके से एक विकसित आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सिधौली विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया जाएगा। सदर कोतवाली में हुए हिंसक झड़प और लाठीचार्ज मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं है जो उपद्रव करे, और किसान यूनियन के नाम पर कासगंज ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। योगी के शासन में कानून को ताक पर रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कभी कल्पना नहीं कर सका था कि
मुझे अकेले में कोई देखिए, मैं अभी आया हूँ तो छोटी जानकारी मुझे हल्की हल्की मिली है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को उपद्रवी नहीं होते। और यहाँ पर जिस तरह से किसान यूनियन के नाम पर केवल कासन में ही नहीं और जगह भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, और इस तरह की चीज़ मेरे संज्ञान में अभी आई है, मैं जानकारी करता हूँ। और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार कानून का काम करती है। अगर इस प्रकार के दोषी लोग इस प्रकार कृत्य करते हैं, और मुझे तो सुनने को मिला है यहाँ पर कानून को ताक में रख करके कुछ बूटर्स बजाने से लेकर और भी चीज़ें आती हैं, तो सामने जांच कराएंगे। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई ऐसा काम। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर देश के प्रति समर्पण का सबूत दिया है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तथाकथित वोटवादी और सीएए और एनआरसी की घटना को समर्थन दे रहे थे। वहीं पीएफआई पर बैन लगाने के से आज परिवर्तन का दिन है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान को लेकर दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आ जाओ यार भैया, अरे आ जाएगा भैया। यूपी के लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 देशों के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के स्पीकर, कानूनविद शिरकत करेंगे। ऐसे में सम्मेलन के संयोजक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। ये प्रश्न बना है, यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, तो इनकी वजह से पावर ब्लॉक्स में यूनाइटेड नेशन बटा हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे जब से यूनाइटेड नेशन बना 75 वर्ष हो गए, आज तक एक भी फैसला यूनानिमसली नहीं हो पाया। तो महत्व का है, छोटे मोटे फैसले होते रहते हैं, जैसे कि योगा दिवस मनाया जाए या अहिंसा दिवस मनाया जाए, इस तरह के प्रस्ताव हो जाते हैं। बाकी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन वहाँ से नहीं हो पाता। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ऐसे में पुलिस की बदमाशों के साथ दूसरी बार मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से घायल शातिर बदमाश शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध असलहा और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई और घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी पर लूट, चोरी, गोकशी व गैंगस्टर के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के खानपुर खादर में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद खुद ने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फांसी लगा दी। वहीं फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी में 6 साल के मासूम के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल करीब शाम को 6:30 बजे के आसपास में एक सूचना मिली थी कि थाना पोखरा क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बालक के साथ में एक 21 वर्ष के युवक के द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म का कृत्य किया गया है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो बालक है उनका ट्रीटमेंट कराया गया है। अभी इसमें गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जो अपराधी है उसको जल्दी इसमें गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की।
कासगंज जनपद की जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने घोटाला करने के आरोप में एक पंचायत सचिव को निलंबित किया है। वहीं जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने पंचायत सचिव विनोद भदौरिया को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने के बाद सचिव के खिलाफ अन्य कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला पटियाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरियावगंज का बताया जा रहा है। थाना दरियागंज पंचायत के संबंध में ये मामला संज्ञान में आया है और डीपीआरओ के द्वारा इसमें जांच करके रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट के आधार पर इनको निलंबित करते हुए इन पर विधिक कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, जो शिकायत प्राप्त हुई है उस गांव में जो समिति गठित की गई थी उनकी ओर से प्राप्त हुई है और वर्तमान में जो आरोप है वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर है। तो सचिव के संबंध में जांच की जाएगी और जांच में यदि कोई और भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन सभी समस्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।